हेलो। देखिए भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के बारे में बताया जा रहा था और यहाँ से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है और प्री में लगातार बनता है। सतर्क रहना है। आज पूरा माइनर के ही बारे में समय लग जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। मैंने एक लेक्चर आपका कम से कम माइनर के बारे में पढ़ाने में लगता है। और जो एक छोटी छोटी बातें हैं, किमाड़ से हटा दीजिए थोड़ा। एक छोटी छोटी बातें भी आपको देखना है। देखिए, फिर एक बार शुरुआत किया जाए भाई। सेक्शन 10 यानी कि धारा 10 ये बताती है कि कौन से करार संविदाएं हैं। तो पहला जो आपका कौन से करार संविदाएं हैं, इसमें आपका ये दिया गया है कि वे सभी करार संविदाएं हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा की गई है, यानी कि कॉम्पिटेंट पार्टी द्वारा की गई है। अब समस्या ये आती है कि सक्षम पक्षकार कौन है। इसके लिए सेक्शन 11 में बताया गया है, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 11 सक्षम पक्षकार को बताती है। कल भी बताया गया था कि कॉम्पिटेंट पक्ष कौन है। कॉम्पिटेंट पार्टी तो जो वयस्क हो, किस कानून के अनुसार वयस्क हो, जिस कानून से वह गवर्न होता है, शासित होता है। दूसरा, जो चित्त विकृत न हो, यानी कि पागल इत्यादि न हो। और तीसरा बताया गया, जो किसी प्रेजेंट टाइम में जो कानून लागू है भारत में, उसके तहत डिस्क्वालीफाई या अयोग्य या निरहित न हो, तो ये लोग क्या माने जाएंगे संविदा के लिए? कॉम्पिटेंट। हमें वयस्कता पर चलना है और इसी पर आज का मैंने जो पूरा लेक्चर रहेगा आपका। देखिए, धारा 10(11) कहती है कि वह व्यक्ति मेजर माना जाएगा जो उस विधि के अनुसार वयस्क हो, माने सक्षम माना जाएगा जो उस विधि के अनुसार वयस्क हो जिस कानून से वह गवर्न होता है। इसका मतलब कि अगर भारत का व्यक्ति है तो भारत के कानून के अनुसार देखा जाएगा। इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के कानून के अनुसार वह बुलुग या वयस्क या प्राप्त वय या मेजर हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में वयस्कता का निर्धारण 2 कानूनों द्वारा होता है। इस बार कल ही बताया गया था कि इस बार ये क्वेश्चन बिहार जे में भी आया था। तो भारत में वयस्कता का निर्धारण 2 कानूनों द्वारा होता है। एक पहला कानून है भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, जिसमें एज 18 वर्ष दी गई है। और दूसरा कानून है गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, यानी कि प्रतिपाल्य और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, यानी कि 1890। और इसके तहत फिर एक बार बता दिया जाए, आपका जो एज थी, अगर न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया है तो वयस्कता की एज 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 2013 ईस्वी में इस कानून में संशोधन किया गया और वर्तमान में कितना कर दिया गया इसमें एज 18, यानी कि दोनों कानून में वयस्कता की एज समान हो गई है। अर्थात भारत में जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसे कॉम्पिटेंट संविदा के लिए माना जाएगा। और यही बात आपका बिहार जे में आपका एज पूछा गया था कि संविदा के लिए सक्षम कौन है। एज के आधार पर क्वेश्चन दिया तो आपका क्या जवाब रहेगा? एज के आधार पर 18। इस बार आया भी था। अब देखिए, आगे समस्या बढ़ाई जाए। समस्या का ही समाधान करना है कई एंगल से। अगर कोई माइनर या अवयस्क करार करता है तो उस करार का क्या परिणाम होगा? इस विषय पर भारतीय संविदा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। भाई, संविदा के लिए वयस्क को अवयस्क करता है तो क्या होगा?
तो भारत के उच्च न्यायालयों में इस बात को लेकर डिस्प्यूट था कि ऐसी संविदा का प्रभाव क्या होगा। कुछ उच्च न्यायालय ऐसी संविदा को बातिल यानी कि शून्य यानी कि वाइड मानते थे, जबकि कुछ उच्च न्यायालय वाइडेबल यानी कि शून्यकरणीय मानते थे। प्रीवी काउंसिल ने मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास के घोष में इस विवाद का निपटारा किया और ये बता दिया कि अवयस्क द्वारा किया गया करार वाइड एब इनिशियो होता है। वाइड एब इनिशियो का मतलब प्रारंभतः शून्य, आरंभ से शून्य, यानी कि जिस क्षण माइनर ने एग्रीमेंट में प्रवेश किया उसी क्षण से वह एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड। ये आपका किस केस में बताया गया, तो केस था आपका याद रखिएगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, और जज का नाम पूछा जाता है, कल बताया गया था जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ, ये याद रखना है। इसके बाद आपका जो ये तो आपका बताया गया सामान्य बातें, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है वह आया जाए मुख्य रूप से क्वेश्चन पर आया जाए। और जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अवयस्क के करार की प्रकृति का वर्णन करिए, यानी कि जो अवयस्क है उसके करार की प्रकृति का वर्णन करिए। तो अवयस्क के करार की प्रकृति क्या होती है, तो एक आपका अवयस्क के करार की प्रकृति को देखना है। आइए आपका नोट्स में भी भाई बता दिया जाए। देखिए आपका नोट्स में पेज नंबर 24 पर है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस है। और उसके बाद आपका अब इतना लिखने के बाद अगर प्रकृति पूछे तो ये भूमिका आपको लिखनी होगी, यानी कि सेक्शन 10 उठाना होगा, फिर 11 उठाना होगा, फिर 11 की तीनों बातें, फिर हाई कोर्टों का विवाद एक लाइन में, और फिर मोहरी बीबी का केस, और फिर दिखाना पड़ेगा कि अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है, वाइड एब इनिशियो, और अवयस्क के करार की प्रकृति हेडिंग डालकर, और एक आपका नियम चलना है। देखिए एक नियम क्या चलना है भाई, पहले हम स्टापेल देखते हैं। क्या अवयस्क ये बिहार में आ चुका है भाई, यूपी में भी आपका ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका बिहार में भी आ चुका है, यूपी में भी आ चुका है। क्या अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल या विबंध का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, तो यानी कि पहला पॉइंट हम उठा रहे हैं अवयस्क तथा विबंध, ये लाइन एक आपका हेडिंग डालकर चलना है, अवयस्क तथा स्टापेल या विबंध। अब आपका सबसे पहले हल्का सा स्टापेल समझिए, तब आपका और बताया जाए भाई। स्टापेल जो ये शब्द है ये स्टॉप से बना है। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना, रोक देने का मतलब होता है विबंधित कर देना। विबंधित कर देना मतलब कि प्रतिकूल बात करने से आपका मना कर देना, यानी कि रोक देना। तो स्टापेल की यानी कि अगर अवयस्क अवयस्कता के काल में कोई आपका बात कहा है तो क्या वयस्क होने पर उसे वह मुकर सकता है कि नहीं, अब यही आपका समस्या है, ध्यान से समझिए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के वाद में प्रीवी काउंसिल ने के जस्टिस लॉर्ड नॉर्थ ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया कि अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ लागू नहीं होता है, इसका मतलब देखिए क्या हुआ। अगर कोई बालक है 18 से कम है और अपनी एज के बारे में झूठ बोला है, संविदा किया है, तो वह
बाद में उस झूठ से मुकर सकता है, यानी कि उसे रोका नहीं जा सकता। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण मोहरी बीबी वर्षे धर्मोदास घोष हैं, जहाँ की अवयस्क ने ये बताया था कि वह वयस्क है और बाद में पता लगा कि यह क्या है, अवयस्क है। वह मुकरना चाहा तो उसको मुकरने से रोका नहीं गया और बाद में मुकर गया। न्यायालय ने मुकरने को क्या माना, सही। यानी कि नियम ये निकला कि अवयस्क को मुकरने से रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अवयस्क के विरुद्ध स्टापेल का नियम लागू नहीं होता। याद रखिए, होता है ना, मार दीजिएगा। क्या बताया जा रहा है, यानी कि फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, यदि कोई माइनर अपनी एज के बारे में झूठ बोला कि वह वयस्क है और बाद में इस झूठ से मुकरना चाहता है तो मुकर सकता है, रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अवयस्क के विरुद्ध विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। और केस याद रखिएगा, कौन सा केस है आपका? पहला तो मोहरी बीबी का ही हो गया। एक और केस है आपका खान गुल बनाम लाखा सिंह। दोनों में एक ही बात कही गई, खान गुल वर्सेज लाखा सिंह। नोट्स में है भाई। अगला देखिए पट्टा, यानी कि लीज हमें देखना है। क्या अवयस्क पट्टा करता या पट्टा ग्रहिता हो सकता है कि नहीं? ध्यान से एक एक समझना है। आइए पट्टा पहले समझिए भाई। पट्टे की परिभाषा टीपीए की धारा 105 में दी गई है और पट्टे के बारे में विस्तृत प्रावधान 105 से लेकर 117 तक में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया। ये याद रखें। कहाँ से कहाँ तक? पट्टा एक ऐसा संव्यवहार है जो स्वामित्व और कब्जे का, विलगाव का, यानी कि ओनरशिप किसी और के पास होता है, पजेशन किसी और के पास होता है, यानी कि ओनरशिप। और अगर पजेशन को अलग अलग किया जाए तो इसका उत्तम उदाहरण कौन दिखाई देता है, लीज या पट्टा? देखिए पट्टा में होता क्या है भाई, पट्टा में होता क्या है ये पहले समझिए। ए के पास ये ज़मीन है और ए ने इस ज़मीन का पट्टा किसको दे रखा है, बी को। तो क्या ए ने इस ज़मीन का स्वामित्व दे दिया कि आपका कब्जा दिया? ओनरशिप नहीं दिया। क्या ट्रांसफ़र किया? पजेशन। यानी कि ए इस ज़मीन के उपभोग या यूज का अधिकार किसको दे दिया, बी को। और इसके बदले बी से कुछ प्रतिफल लेता है, या तो धन ले या फसल का अंश ले या जो भी ले, या बी कोई सेवा कर दे ए की, वो अलग बात है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति में उपभोग के अधिकार का क्या करता है, ट्रांसफ़र, लेकिन फ्री में नहीं, क्या उसके बदले लेता है, प्रतिफल लेता है, तो इसी को हम पट्टा कहते हैं। और पट्टा में ए द्वारा भी दस्तावेज निष्पादित होगा, लिखा जाएगा, और बी द्वारा भी। यानी कि दोनों पक्षकार अपने अपनी ओर से डॉक्यूमेंट को निष्पादित करते हैं, लिखते हैं। अब समस्या ये आई कि क्या अवयस्क अपनी ज़मीन का पट्टा कर सकता है कि नहीं, या क्या अवयस्क पट्टा ग्रहिता यानी कि लेजी यानी कि पट्टे को स्वीकार कर सकता है कि नहीं। तो सतर्क रहिएगा। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बाद में प्रीवी काउंसिल ने बता दिया कि अवयस्क द्वारा किया गया पट्टा वाइड एब इनिशियो होगा, आरंभतः शून्य होगा। यानी कि अवयस्क न तो पट्टा कर सकता है और न ही पट्टे को स्वीकार कर सकता है। रटे रहिए, कुछ नहीं कर सकता। इसके द्वारा किया गया पट्टा क्या होगा, वाइड एब इनिशियो।
तो पट्टा भी निकल गया और पट्टे पर जो केस है आपका वह केस क्या है, आपका मोहरी बीबी का ही चलता है। तीसरा पॉइंट देखिए भाई, इसी को मेंस में लिखना है। दो अभी बताया गया, कौन कौन, विबंध और दूसरा कौन, पट्टा। तीसरा आपका देखिए टाट में क्या दायित्व है। अपकृत में, अभी अपकृत पढ़ भी रहे हैं आप लोग, अभी तो शुरुआती दौर है, अभी आगे बढ़ा ही नहीं ज़्यादा। जहाँ तक अपकृत की बात है, अपकृत विधि में अगर शिशु या माइनर कोई गलती करता है तो क्या उस गलती के लिए उससे क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है कि नहीं, या मुआवजा वसूला जा सकता है कि नहीं, निश्चित रूप से वसूला जाएगा। यानी कि अपकृत में आपका चाइल्डहुड या लड़कपन या अवयस्कता कोई बचाव नहीं है। अगर बच्चे ने कोई गलती की और दूसरे को क्या पहुंचा है, नुकसान, तो दूसरा व्यक्ति बच्चे के खिलाफ मुकदमा करके नुकसानी का वाद ला सकता है कि नहीं, ला सकता है। अतः ये बिहार में भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपकृत में डिफेंस नहीं है, तो आपका चाइल्डहुड या लड़कपन या बालक होना ये कोई बचाव नहीं है। अर्थात फिर एक बार समझिए भाई, अगर कोई 6 वर्ष का बच्चा, एक उदाहरण देखिए, अगर कोई 6 वर्ष का बच्चा, 3 एंगल से देखिए, अगर कोई करार करता है तो मोहरी बीबी के केस के अनुसार वह करार वाइड क्या होगा, एब इनिशियो, प्रारंभतः शून्य। दूसरा नियम देखिए, अगर कोई 6 साल का बच्चा अपराध करता है तो आईपीसी की धारा 82 के तहत वह पूर्ण रूप से बचाव का हकदार होगा और ऐसे बच्चे को आया भी था एपीओ में, क्या कहा जाएगा, डोली इनकैपेक्स, यानी कि अपराध करने में अक्षम या अक्षम गुड़िया। ये कौन सी आईपीसी की धारा है, 82। लेकिन अब अपकृत में आना है, अगर कोई माइनर या शिशु अपकृत करता है तो अपकृत विधि के तहत उसे कोई बचाव नहीं है, अर्थात उससे उस नुकसान के लिए मुआवजा वसूला जा सकता है और कोई बचाव उसे उपलब्ध नहीं होगा। ये याद रखिएगा। अब आइए देखिए होता क्या है, यानी कि 2 तरीके अब समझिए। एक होता है कि भाई कान आप सीधे पकड़ते हैं और एक होता है कि कान टेढ़े पकड़ते हैं, तो इसी को आपको समझना है। अब देखिए कई कार्य ऐसे हैं जो, बैठिए भाई, कई कार्य ऐसे हैं जो संविदा भंग भी हैं और अपकृत भी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये प्रयास करे कि हम संविदा भंग के मामले को अपकृत में कन्वर्ट करके और बच्चे से मुआवजा वसूल लें, तो कानून ऐसा होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य आप डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्ट करने की भी आपको इजाज़त नहीं है। फिर एक बार समझिए तब कॉन्सेप्ट बनाया जाए। अगर संविदा भंग के मामले में चूँकि अवयस्क द्वारा किया गया एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो होता है, अतः अगर कोई व्यक्ति ये प्रयास करता है कि संविदा भंग को हम किस में कन्वर्ट करा दें, अपकृत में, और अपकृत के तहत अवयस्क से मुआवजा वसूल लें, तो ऐसा न्यायालय होने नहीं देंगे। लेकिन अगर संविदा भंग और अपकृत अलग अलग कार्य हैं तो अपकृत के लिए बच्चा या अवयस्क जिम्मेदार होगा। आइए देखा जाए आपका एक उदाहरण देखिए अच्छे से भाई। आपका बी एक 10 साल का बालक था और ए से संविदा किया कि हे ए तुम मुझे अपना क्या दो,
घोड़ा दो और आपका मैं इसे टहलाऊंगा। तो घोड़ा किसके लिए करार करके लिया गया? टहलाने के लिए। पैसा न दे बालक तो वसूला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यह करार वार्ड क्या है? एब इनिशियो। तो ठीक है, अब देखिए आपका जो ये बालक था, आपका घोड़ा टहलाने के बजाय घोड़ा को खाई में कूदा दिया और घोड़ा क्या हुआ? मर गया। तो बताइए संविदा किसके लिए हुई थी? टहलाने के लिए कि कूदाने के लिए? और संविदा से बाहर जाकर घोड़े को क्या किया? कूदा दिया। तो ये संविदा से बाहर का कार्य माना जाएगा और ऐसी दशा में बालक से मुआवजा घोड़ा के मरने के लिए वसूला जा सकेगा। लेकिन अगर केवल टहलाया है तब नहीं। यानी कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अपकृत्य जो हुआ है वो संविदा के क्षेत्र से क्या है? बाहर, तब तो अवयस्क से आप मुआवजा वसूल सकते हैं। अगर वह संविदा भंग किया अवयस्क तो उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। तो अगला आपका बताया गया, कह सकते हैं अपकृत्य में अवयस्कता बचाव नहीं है। आईपीसी में है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वार्ड एब इनिशियो है, टाट में कोई बचाव नहीं है। तीसरा। चौथा ये रेटिफिकेशन देखा जाए भाई। अवयस्क द्वारा अनुसमर्थन। देखिए अब अनुसमर्थन को देखिए तब तो अवयस्क द्वारा अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन सुने कि नहीं कभी? रेटिफिकेशन भाई देखिए, नहीं सुने तो। अवयस्क द्वारा अनुसमर्थन देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। अनुसमर्थन का मतलब ये होता है कि जो पहले हमने कार्य किया था उस कार्य को मैं मान्यता देता हूँ, वह हमारी ओर से ही कार्य किया गया था और उस कार्य की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जैसे कि आपका मान लीजिए ए एक अवयस्क है और बी से 5,000 रुपया उधार लिया था। उधार तब लिया था जब ए कितने एज का था? 10 साल का। तो ये तो भाई एग्रीमेंट वार्ड एब इनिशियो है और अवयस्क से वसूला नहीं जा सकता पैसा, ये भी समस्या है। अब देखिए ए वयस्क हो गया, यानी कि 18 साल या उससे क्या हो गया? ऊपर। तो अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अवयस्क ने जो अवयस्कता के काल में उधार लिया था, अब उस उधार को आपका वापस करने का वादा कर रहा है। यानी कि 10 साल का था तो 5,000 20 से क्या किया था? उधार, और 18-20 साल बना दिया जाए। जब 20 साल का हुआ तो अवयस्क ने वादा किया कि मैं ये पैसा बी को वापस करूँगा। इसी को एक लाइन में रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन कहा जाएगा। तो क्या अवयस्क ऐसा कर सकता है कि नहीं? नहीं, याद रखिएगा। अवयस्क अनुसमर्थन कर सकता है कि नहीं? वयस्क होने पर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कानून का जो आशय है उस आशय को क्या कर देगा? अनुसमर्थन विफल। भाई अवयस्कता में नहीं जो काम किए कब करो? वयस्कता में। और चूंकि उसी ऋण को स्वीकार कर रहा है जो वह कब लिया था? अवयस्कता में। अतः अनुसमर्थन का सिद्धांत भी अवयस्क के विरुद्ध लागू होगा कि नहीं? नहीं होगा, भले वह वयस्क हो जाए। लेकिन इसका एक अपवाद है और वही अपवाद आपको देखना है। यानी कि इस नियम का एक एक्सेप्शन है और वही एक्सेप्शन बहुत अंदर जाकर पूछे तो वह अपवाद आपका पूछ सकता है। देखिए अपवाद क्या है। अगर अवयस्क ने अवयस्कता के काल में 20 से 5,000 रुपया उधार लिया हो और जब ये 20 साल का हो जाए तो फिर 5,000 रुपया क्या ले रहा है? उधार। और दोनों रुपयों के लिए
एक ही विलेख निष्पादित कर रहा है कि मैं तुम्हारा टोटल कितना उधार लिया हूँ, 10,000, और ये सारा पैसा मैं तुम्हें क्या करूँगा, लौटाऊँगा, तब तो ये वैध माना जाएगा। यानी कि ये जो करार करेगा अब, यानी कि लेकिन दोनों को क्या करे, एक साथ क्या करे, स्वीकार करे। अगर अलग अलग हैं तब नहीं, यानी कि एक अपवाद है। अगला देखिए आपका सेवा संविदा। सेवा संविदा का मतलब सर्विस की संविदा या सेवा संविदा, अवयस्क द्वारा की गई सेवा संविदा भी न देखिए भाई, आपका चला जाए, मैंने क्रम से चला जाए जो नोट्स में सही रहेगा। अनुसमर्थन के बाद आपका भागीदारी। अब आपका भागीदारी पहले बता दिया जाए तब तो भागीदार बनेगा कि नहीं। देखिए भाई, तमाम आपका कानून बताए जा रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए भागीदारी क्या होती है, पार्टनरशिप। ध्यान से देखिए, पहले एक उदाहरण तब माइनर पर बताया जाए। देखिए आपका भागीदारी होती क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है, साझेदारी होती क्या है। पहले 2 लाइन ये समझिए, देखिए ध्यान से। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करार करते हैं, तो बताइए, पहला क्वेश्चन तो यही बना कि पार्टनरशिप या भागीदारी या साझेदारी करार से उत्पन्न होती है कि परिस्थिति से। तो हम क्या लिखे हैं, करार, माने समझौता करते हैं, संविदा करते हैं। ये भी बिहार मेंस में भी आया है और प्री में भी आता है कि किस सेक्शन में है कि पार्टनरशिप स्टेटस से उत्पन्न नहीं होता बल्कि एग्रीमेंट से जन्म लेता है। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 में, याद रखें किस में है, 5 में। तो आगे बताया जाएगा कानून। देखिए आगे भाई, ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किसके लिए करते हैं, किसी कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। क्या करते हैं कि हम लोग आपस में मिलकर क्या चलाएंगे, बिजनेस। या तो ए चलाएगा बिजनेस या बी, या दोनों सामूहिक रूप से क्या चलाएंगे, कारोबार। और कारोबार में जो क्या होगा, लाभ, उसको हम लोग लाभ के अंशों को क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो बताइए, हानि में अंश लेना आवश्यक है कि लाभ में। हानि में लिखवाए हूँ कहीं बोर्ड पे, ये भी खूब पूछा जाता है कि भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है, लाभ में अंश पाना, हानि में अंश माने लेना, माने देना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोनों मारकर न आ जाइए। भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है, तो केवल लाभ में क्या पाना, अंश। अगर कोई भागीदार ये करार किया है कि मैं लाभ तो पाऊंगा लेकिन हानि मैं सहन नहीं करूंगा, तो ये वैध होगा कि अवैध, वैध। ये भाई एडजेस में भी आ चुका है 2 बार, यूपी में भी। सतर्क रहना है आपका भागीदारी पर। याद रखिए, लाभ में अंश पाना कि हानि में, लाभ में। चूंकि भागीदारी एग्रीमेंट द्वारा उत्पन्न होती है, इसको बता दिया जाए 1-2 लाइन और भाई। भागीदारों का जो दायित्व रहता है वह ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है, यानी कि संयुक्त और पृथक दोनों होता है। इसका मतलब कि एक भागीदार ने अगर गलत कार्य किया है तो यही जिम्मेदार नहीं होगा, कौन भी जिम्मेदार होगा, बी। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कारोबार चलाया जा रहा है और कारोबार में ए ने 5 लाख रुपया उधार लिया। तो बताइए, ये 5 लाख रुपया जो कारोबार चलाने के लिए भागीदारों ने फर्म के नाम पर उधार लिया है, इसकी भरपाई कौन करेगा, केवल ए करेगा कि बी की, दोनों। क्योंकि भागीदारों का पारस्परिक अभिकरण होता है
म्यूचुअल एजेंसी होता है, अर्थात भागीदारों का दायित्व संयुक्त भी होता है और क्या होता है, पृथक। और एक भागीदार के कार्य के लिए सभी भागीदार समान रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी। और इसी सिद्धांत को आपका ज्वाइंट लायबिलिटी भी कहते हैं और इसको वाइकेरियस लायबिलिटी भी। तो आगे बताया जाएगा, क्योंकि आपका बिहार में ये पूछा भी गया था, ज्वाइंट लायबिलिटी आया था क्वेश्चन भाई, बताया जाएगा आगे। अब इसको आगे बढ़ाया जाए। चूँकि भागीदारी करार द्वारा उत्पन्न होती है, और तुरंत मोहरी बीबी का केस पकड़े रहना है। मोहरी बीबी के वाद में प्रीवी काउंसिल ने ये कहा कि माइनर द्वारा किया गया करार प्रारंभतः शून्य होगा, यानी कि जिस क्षण वह एग्रीमेंट किया उसी क्षण वह एग्रीमेंट क्या हो गया, शून्य। और भागीदारी कैसे उत्पन्न होगी, करार द्वारा। और माइनर द्वारा किया गया करार चूँकि वाइड एब इनिशियो होता है, अतः कोई अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता। याद रखिए, क्या माइनर भागीदार हो सकता है कि नहीं, नहीं। लेकिन एक काम हो सकता है, और भागीदारी अधिनियम की धारा 30 कवर करना है एक लाइन में। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार माइनर भागीदार तो नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सभी भागीदारों की सर्वसम्मति राय से भागीदारी में जो लाभ या बेनिफिट उत्पन्न हो रहा है उसमें क्या पा सकता है, अंश। तो फिर एक बार याद रखिए भाई लास्ट में कि माइनर भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन सभी भागीदारों की सर्वसम्मति राय से जो भागीदारी के कारोबार में क्या हो रहा है, बेनिफिट, उसमें क्या पा सकता है, लाभ। ये याद रखिए। अगला देखा जाए भाई आपका मालिक तथा अभिकर्ता, यानी कि आपका प्रमुख तथा एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट। क्या अवयस्क मालिक हो सकता है कि नहीं, एजेंट हो सकता है कि नहीं, दोनों हो सकता है कि नहीं। तो फिर आपका एक कंसेप्ट और बनाना पड़ेगा, तब प्रमुख और क्या हम बताएंगे, अभिकर्ता। देखिए आपका फिर इसीलिए बताया जा रहा है भाई, पूरा लेक्चर लग जाएगा। माइनर इतना आसान नहीं है पढ़ना, काफ़ी आपका कठिन है। तमाम कानून में पढ़ना पड़ेगा माइनर को। और ये माइनर द्वारा किए गए करार की हम क्या चल रहे हैं, नेचर, प्रकृति बताया जा रहा है। देखिए फिर एक बार एजेंसी पहले समझिए, इसको हिंदी में अभिकरण कहते हैं, अभिकरण कहा जाता है। एजेंसी या अभिकरण की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 182 में दिया गया है। किस धारा में, 182। एजेंसी का मतलब ये हुआ कि प्रमुख तथा अभिकर्ता के बीच के संबंध को हम एजेंसी या अभिकरण कहते हैं। यानी कि एक ओर क्या रहेगा, प्रिंसिपल यानी कि प्रमुख, और दूसरी ओर उसका एजेंट रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, अभिकर्ता। तो एक उदाहरण देखिए भाई LIC का ही बताया जाए। जैसे कि LIC के एजेंट हैं, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपका छाए रहते हैं, और जाकर जब तक आप बीमा नहीं करा लेते तब तक दम नहीं लेते। भाई आपका रोज़ दरवाजे पर जाएंगे सुबह सुबह जगने से पहले ही, और चाय पिएंगे, फिर कहेंगे कि बीमा करा लीजिए, ये योजना है, पूरा लिस्ट लेकर घूमते हैं लंबा, जैसे बही खाता का लेकर व्यापारी घूमते हैं। उसी प्रकार अपना जब तक आप बीमा नहीं कराएंगे
तब तक वो आपका दरवाज़ा छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी दशा में आपका एजेंट हो गया LIC का और आप हो गए, तो आप बना दिया जाए C, और प्रमुख LIC कंपनी A और एजेंट को क्या बना दिया जाए B। LIC कंपनी ने एजेंट को नियुक्त किया है। किसने किया है? तो जो काम LIC कंपनी स्वयं कर सकती थी वह कार्य किससे करा रही हैं? अपने अभिकर्ता से। तो यहीं बिहार में इस बार टाट में आया था, देखिए आगे बताया भी जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बिहार का है, अटैक किया जाए। जो व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों से कराता है कानून की नज़र में वह उस कार्य को स्वयं करता है। यानी कि LIC कंपनी अपना कार्य एजेंट से कराती है तो कानून की नज़र में LIC कंपनी ने वह कार्य स्वयं किया, ये माना जाएगा। इस बार पूछा भी गया था मैक्सिम में। तो अब आगे आइए, एजेंट करता क्या है? एजेंट अपने लिए कार्य करता है कि प्रमुख के लिए, बताइए। तो एजेंट ने C से संविदा की, माने C की LIC पॉलिसी खोली और C तथा LIC कंपनी को संविदा में बांध दिया, और उसके बाद जैसे ही आप LIC का माने ले लेते हैं पॉलिसी, एजेंट अब दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो भी मैं बता दूं। जो पहली बार आप LIC में जो पहली किस्त जमा करते हैं उसका 25% कमीशन LIC को LIC कंपनी की ओर से चला जाता है, और उसके बाद जितनी बार जमा करेंगे कोड होता है अकाउंट नंबर, वो कंपनी से ही LIC से कट कर 5% हमेशा उसके खाते में चला जाएगा। क्योंकि आप देखें एजेंट कोड होता है, जब आप पॉलिसी कभी देखिए तो उस पर एक एजेंट कोड होता है, उसी कोड से उसका खाता जुड़ा है। जैसे आपके मोबाइल नंबर से खाता जुड़ा है और अपने आप कट के क्या होगा, चला जाएगा। उसके बाद एजेंट गायब। तो एजेंट ने काम क्या किया कि थर्ड पर्सन और प्रमुख को किस में जोड़ दिया? कॉन्ट्रैक्ट में। अब आइए, अब समस्या यानी कि अभिकर्ता का कार्य प्रमुख का कार्य है। अभिकर्ता के कार्य के लिए प्रमुख जिम्मेदार होंगे और प्रमुख और अभिकर्ता का दायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है। चूँकि एजेंट अपने लिए काम नहीं करता, किसके लिए करता है? प्रमुख के लिए। और एजेंट के कार्य से कौन बाध्य होगा? मालिक। अब आइए अवयस्क पर आइए। क्या अवयस्क मालिक हो सकता है कि नहीं? तो दिमाग स्थिर करके जानिएगा, कोई माइनर या अवयस्क मालिक नहीं हो सकता। क्यों मालिक नहीं हो सकता? लेकिन एजेंट हो सकता है। क्यों एजेंट हो सकता है? क्योंकि एजेंट अपने लिए कार्य नहीं करता, किसके लिए करता है? तो अवयस्क प्रमुख नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है? एजेंट। बस एक लाइन जानना है, एक लाइन बताने के लिए इतना सब ताम झाम किया गया। अब आगे देखिए भाई, सर्विस की संविदा यानी कि सेवा की संविदा, यहाँ से भी आपका अच्छा जानना है। सेवा की संविदा तथा अवयस्क। देखिए सेवा की संविदा के लिए आपका थोड़ा अच्छे, सेवा की संविदा आपका सेवा की संविदा में पहले इंग्लैंड का नियम जाना जाए। सेवा की संविदा के मामले में या सर्विस की संविदा के मामले में इंग्लैंड में नियम यह है कि अगर वह सेवा की संविदा अवयस्क के भले के लिए है, हित के लिए है, तो वह बंधनकारी होगी, यानी कि वह वैध संविदा मानी जाएगी। और अगर अवयस्क के हित के विपरीत हैं तो इंग्लैंड में वह संविदा शून्य मानी जाएगी। तो इंग्लैंड में क्या नियम निकला कि अगर अवयस्क की भलाई के लिए संविदा है, कौन सी? सेवा संविदा,
तो वह संविदा वैध और बुराई के लिए है। तो सुन, इस विषय पर केस पूछा जाता है रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे का। रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे का केस है और इस विषय पर आपका पूछा जाता है। देखिए क्या हुआ था। एक अवयस्क ने एक बैडमिंटन खिलाड़ी से आपका संविदा की थी कि आपके मैं साथ रहूँगा और आप हमें क्या सिखा दीजिएगा, खेलना अच्छा, इसके लिए मैं कुछ आपको पैसा दूंगा या जो भी हो। तत्पश्चात जो बैडमिंटन खिलाड़ी था वह सेवा की संविदा भंग किया। अब अवयस्क गया न्यायालय में कि हजूर ये तो मुझे सिखा नहीं रहे हैं और हमसे क्या किए थे सिखाने की संविदा। तो आपका वह आदमी ये कह रहा था कि हजूर अवयस्क के खिलाफ जो अवयस्क के साथ हमारा करार है वह शून्य है, और अवयस्क कह रहा था कि हजूर ये करार शून्य नहीं है क्योंकि मेरी भलाई के लिए किया गया है। तो भलाई क्या थी कि अगर वह सीख लेता तो अच्छा क्या होता, खिलाड़ी। तो इंग्लैंड में यह करार वैध माना गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेवा की संविदा चाहे अवयस्क द्वारा स्वयं की जाए या उसके पिता द्वारा, वह संविदा वार्ड एबनिशियो होती है, यानी वह संविदा आपका शून्य होती है, वार्ड एबनिशियो होती है। फिर एक बार समझिए, तब उदाहरण एक दो दिया जाए। भारत में चाहे अवयस्क सेवा की संविदा करे या उसका गार्जियन करे, वह संविदा शून्य होगी, वैध नहीं होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है और वह अपवाद है भारतीय अप्रेंटिस अधिनियम आपका 1950। तो पहले अपवाद न देखिए, नियम देखिए, तब हम अपवाद बताते हैं। इस पर भाई केस भी पूछा जाता है, और चूँकि फिल्मों से केस जुड़ा है तो केस आप याद रखेंगे, और वह केस है आपका राज रानी बनाम प्रेम अदीद। देखिए इसको याद रखिएगा, राज रानी, क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। राज रानी वर्सेज प्रेम अदीद। प्रेम अदीद, अदीब लिखा है भाई, प्रेम अदीब, राज रानी वर्सेज प्रेम अदीब। देखिए भाई इसमें क्या माने हुआ था, ये देखिए। एक पिता ने अपनी लड़की की ओर से, जो लड़की 18 साल से कम की थी, एक फिल्म के निदेशक से यानी कि डायरेक्टर से एक करार किया, और डायरेक्टर ने करार में ये वादा किया कि इस फिल्म में हीरोइन यानी कि मुख्य माने आपका किरदार जो है आपकी बिटिया होगी, और इसके एवज में मैं इतना पैसा दूंगा। तो मैं बता दूं भाई आपका, आप फिल्म इंडस्ट्री को ये न समझिए कि पाक साफ है। माने फिल्म इंडस्ट्री में जितना अनैतिकता है शायद ही कहीं हो, मैंने कहना नहीं चाहिए। और 90% जो एक्टर हैं या निदेशक हैं आपका 2 बूंद या 2 कस लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मामला आया तब जब सुशांत सिंह राजपूत की माने आपका अभी तो चल रहा है जांच, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लग रहा है कि आत्महत्या ही किया है। 99% अब केस इस ओर मुड़ गया है। खूब मीडिया अपना आपका बना कर देखे क्या की, और रिया चक्रवर्ती का छीछा लेदर कर दी। और इस पर मैंने आपका भाई एक सीमा होती है मीडिया की भी, अभी दोषी हुई नहीं, बस ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और आप उसी पर सारा दोष मढ़ दिए
हो सकता है कोई और टेंशन हो, या भाई क्या है क्या नहीं। सीबीआई भी जांच की तो कुछ तो अभी पाई नहीं, और पूरा मीडिया वाले पा लिए कि माने कि मीडिया ने, इसी को मीडिया ट्रायल कहते हैं, मीडिया ने सब साक्ष्य ला कर दे दिया कि रिया चक्रवर्ती क्या है, दोषी, और बाद में पता लगा कि ये सब बेकार हो गया। इसी को मीडिया ट्रायल कहा जाता है कि मीडिया न्यायालय से बाहर पैनल बैठाकर और निर्णय करवा रहे, इससे न्यायालय पर प्रभाव पड़ता है। मीडिया ट्रायल का क्या पड़ता है न्यायालय पर प्रभाव, तो जानते हैं आप लोग भी, मैंने काफ़ी शोषण भी होता है महिलाओं का, इसमें कोई शक नहीं है, और रिया चक्रवर्ती ही इसका उदाहरण है। तमाम वीडियो यूट्यूब तमाम जगह है, आप देख सकते हैं। आपका महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती का रिलेशन आपका पाक साफ थोड़े हैं। वो अलग बात है कि भाई हम इस मामले में हमारी अधिकारता बाहर हैं, इस माने आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें तो जो दिखता है आपका, मैं बता दूं, वो सच्चाई नहीं है, ये भी याद रखिए। सच्चाई बहुत भयानक है फिल्मी इंडस्ट्रीज में, और आपका डिप्रेशन में ज़्यादा एक्टर रहते हैं और खुश कम ही रहते हैं। और सुशांत सिंह भी इसीलिए हमें लगता है कि कई जो बड़ी बड़ी फिल्में थी इनके हाथ से क्या हो गई, निकल गई, तो भाई डिप्रेशन में आ गए होंगे। तो आगे देखिए भाई, फिर बैक हुई आपका केस पर देखा जाए। राज रानी बनाम प्रेम अदीत के बाद में जो डायरेक्टर था वह लड़की को रोल देने से इनकार कर दिया और दूसरे लड़की को हीरोइन के रूप में चयन किया। अब लड़की ने मुकदमा किया कि हमें मुआवजा दिलवाया जाए, ये हमें रखे ही नहीं आपका करार करके, मैंने इस सेवा में रखे ही नहीं। तो ऐसी दशा में आपका जो डायरेक्टर था कह रहा था कि हजूर ये सेवा की संविदा है और अवयस्क नर्स द्वारा की गई सेवा की संविदा भारत में क्या होती है, वायड होती है, अतः ये करार ही शून्य है, तो हम पैसा मुआवजा क्यों दें। और वास्तव में न्यायालय ने करार को क्या किया, सुन। तो इंग्लैंड में और भारत में अंतर है। भारत में चाहे अवयस्क के लाभ के लिए वह सेवा की संविदा हो या लाभ के लिए न हो, भारत में वह एग्रीमेंट क्या होगा, शून्य। और जबकि इंग्लैंड में अगर लाभ के लिए है अवयस्क के तो वैध, और लाभ के लिए नहीं है तो शून्य। इसका एक अपवाद है भाई, मैं बता दूं आपका, वह है भारतीय अप्रेंटिस अधिनियम 1950। अब इसको थोड़ा देखा जाए भाई, अप्रेंटिस अधिनियम देखिए, जब आपका, जैसे कि आप लोग भी देखते हो कि जब कोई पॉलिटेक्निक करके निकलता है, आईटीआई करके निकलता है, तो उसे कंपनियों में अप्रेंटिस या ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल 2 साल, और उस दौरान उसे कंपनियां कुछ पैसा भी देती, 8,000 10,000 रहने की व्यवस्था जो भी दे। तो अगर कोई माइनर हैं और भाई मान लीजिए 15 साल में आपका पॉलिटेक्निक पास 16 साल में कर लिया, अभी 18 का हुआ नहीं, अप्रेंटिस करना है, तो सेवा की संविदा किया, उसके पिता ने, मन गार्जियन की ओर से होती है, और वह सेवा की संविदा अब क्या मानी जाएगी, वैध। ये नहीं कि अवैध, एक ही अपवाद है, कौन सा, अप्रेंटिस का मामला। वहीं ट्रेनिंग मैंने सिखाया जाता है 1-2 साल, उसके बाद आपका ट्रेनिंग ही समझिए, आपका जो करते हैं आपका ये सब। अगला देखिए भाई, आपका संविदा का विशिष्ट पालन। तो आपका अगला देखा जाए, आपका ये हो गया प्रत्यास्थापन। देखा जाए प्रत्यास्थापन है भाई, अवयस्क द्वारा संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभ की वापसी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवयस्क ने संविदा के तहत कोई लाभ पाया है तो क्या उस संपत्ति को वापस लिया जा सकता है कि नहीं। तो आपका इंग्लैंड में क्या नियम है, इंग्लैंड में नियम ये है, एक उदाहरण देखा जाए भाई, मान लीजिए कि एक अवयस्क था
और इंग्लैंड का भी नियम देखिए भाई, जब भी लिखिए मेंस में तो इंग्लैंड का नियम एक लाइन हर हाल में दिखाना है, तब भारत का नियम दिखाना है। कहीं भी आप फिर बता दिया जाए किसी भी कानून में लिखिए, अगर इंग्लैंड और भारत के नियमों में डिफरेंस हैं तो हर हाल में इंग्लैंड का नियम 2 लाइन ही सही लिखना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एविडेंस एक्ट में और संविधान नियम में और अपकृत में जहाँ जहाँ नियमों में अंतर होगा उसको हम लगातार बता भी रहे हैं। तो इंग्लैंड में क्या नियम है, तो पहले उदाहरण देखिए लाभ की वापसी का, तब तो आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए कि मोहरी बीबी का केस देखिए, अवयस्क ने अपनी ज़मीन पट्टे पर रखी, पट्टा दिया और आपका पट्टा देकर 8,000 रुपया ले लिया और 12,000 रुपया भी क्या था बकाया, और ब्याज की दर भी बताई गई थी। पूछा जाता है एमपीओ में कितना परसेंट बताया गया, 12%। फिर आपका उसने किया क्या भाई कि जाकर और न्यायालय में खुद गया और कहा कि मेरे द्वारा किया गया करार तो शून्य है, अतः हम 1 पैसा वापस नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड में क्या नियम है, पहले इंग्लैंड का नियम देखिए। इंग्लैंड में नियम ये है कि अगर अवयस्क ने अवयस्कता के काल में कोई वस्तु ली है और वह वस्तु अगर उसके कब्जे में अभी हैं तो तब वापस आप मांग सकते हैं। यानी कि अगर वह वस्तु अवयस्क के क्या है, कब्जे में है, तब वस्तु की वापसी हो सकती है। और अगर उस वस्तु को अवयस्क ने यूज कर लिया, यानी कि पैसा वैसा क्या किया, उड़ा दिया, तो अब वापसी नहीं होगी। और मोहरी बीबी के केस में भी आपका मोहरी बीबी को 1 पैसा नहीं मिला था और पूरा 8,000 रुपया उसका क्या हुआ था, डूब गया। याद रखिए इंग्लैंड का नियम है। भारत में इस विषय पर कोई सटीक प्रावधान नहीं है माने कानून में, लेकिन मोहरी बीबी के वाद में ये जरूर कहा गया कि अवयस्क के खिलाफ प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी कि आपका लागू नहीं होता। यानी कि अवयस्क अगर कोई धन लिया है तो वह धन वापस करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन मोहरी बीबी के केस में दिए गए निर्णय को बाद में भारत के न्यायालयों ने थोड़ा सुधार किया, और आपका सुधार किया। खानगुल बनाम लाखा सिंह का केस है, कौन सा केस, खानगुल वर्सेज लाखा सिंह का केस है। और इस केस में बताया गया कि अगर माइनर के पास वह धन है, मैंने रखा है अभी, या वह संपत्ति है, तो माइनर से वह संपत्ति या धन क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। एक उदाहरण देखिए फिर। ए ने एक माइनर बी को 5,000 रुपया उधार दिया और माइनर ने 5,000 रुपया खर्च कर डाला, तो क्या माइनर से वह 5,000 रुपया वसूला जा सकता है कि नहीं? नहीं वसूला जा सकता, क्योंकि प्रतिस्थापन ऐसे मामलों में अब लागू। लेकिन जैसे टीवी दी गई और पैसा नहीं दिया, तब टीवी ले लीजिए, आपका और चीज़ें ले लीजिए, यानी कि है कि नहीं उसके पास वो देखा जाएगा। आइए इसी पर आपका भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 भी गौर करना है, सतर्क होकर प्रत्यास्थापन या प्रतिकर पर। देखिए भाई अच्छे से इसको देखिए। आपका भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा हम देख रहे हैं? 68। अच्छे से समझिएगा, लगातार क्वेश्चन बनता है। यदि किसी अवयस्क को, अवयस्क पर, किसी अवयस्क को उसके जीवन में
उसके जीवन में उसकी हैसियत या स्थिति के अनुसार कैसी वस्तुएं प्रदान की गई है, एसेंशियल या आवश्यक वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? आवश्यक। तो ऐसी दशा में अगर वह अवयस्क पैसा उसका नहीं देता तो वह पैसा उसकी अवयस्क की संपत्ति से क्या किया जा सकता है? वसूला जा सकता है। चूँकि आपका बताया गया था, आगे बताया भी जाएगा, जो सेक्शन 68 से लेकर और 72 हम बताएंगे वह संविदा नहीं है बल्कि संविदा कल्प है। संविदा कल्प का मतलब ये हुआ कि संविदा के आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति में भी न्यायालय जबरदस्ती उस संव्यवहार को संविदा जैसा क्या करता है? मान लेता है। संविदा के तहत नहीं, संविदा के ये कहाँ जा रहा है? बाहर। तो फिर एक बार देखिए भाई, आपका अगर कोई व्यक्ति, अच्छे से जानिए, थोड़ा कठिन जरूर है, माइनर देख रहे कितना चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को वस्तुएं दिया हो, क्या दिया हो? वस्तुएं। वह वस्तुएं अवयस्क के लिए आवश्यक हो कि अनावश्यक? आवश्यक। और जिस समय अवयस्क को वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं, अवयस्क के पास उन वस्तुओं का भरपूर मात्रा में है कि अभाव है? अभाव है। और अवयस्क के हैसियत के अनुसार वस्तुएं दिए हैं, यह नहीं कि ज़बरदस्ती ला दीजिए। अवयस्क की क्या? उसके जीवन में हैसियत के अनुसार। तो जो व्यक्ति वस्तुओं को दिया है वह व्यक्ति अवयस्क की संपत्ति से उन वस्तुओं का मूल्य वसूल करने का हकदार होगा। ये संविदा के तहत नहीं बल्कि किसके तहत? कोसाई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कल्प। अब कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं वयस्क के लिए, कौन सी नहीं, इसकी लिस्ट कहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दी गई है। तमाम केस आया, तो आप लोग 2-3 उदाहरण में दिमाग लगाइए। तो कोई अवयस्क प्रयागराज में पढ़ने आया है और रूम खोज रहा है किराए के, और एक मकान मालिक ने किराए पर रूम दिया, तो क्या उसके लिए ये वस्तु आवश्यक थी कि नहीं थी? तो वह मकान मालिक अवयस्क से क्या वसूल सकता है? किराया। संविदा के तहत नहीं बल्कि किस धारा के तहत? कॉन्ट्रैक्ट के। अब अवयस्क को 2 बूंद दे दीजिए, तो क्या 2 बूंद आवश्यक है? अफीम दीजिए, गांजा दीजिए, चरस दीजिए, तो क्या इसका पैसा वसूलेंगे? इसका पैसा नहीं वसूला जा सकता। मैंने हैसियत भी देखी जाएगी आपका। यह कि अब ये पूछा जाता है कि अवयस्क के पास पैसा नहीं है, आपने 5,000 पढ़ाई के लिए दिया, कापी किताब के लिए कि जाकर खरीदो, तो बताइए कापी किताब आवश्यक वस्तु हैं कि नहीं है? तो इसके लिए पैसा वह वसूल सकता है कि नहीं जो दिया है पैसा? लेकिन अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी होगा कि अवयस्क की संपत्ति से? तो अवयस्क की संपत्ति से। जेल नहीं जाएगा, उसका संपत्ति बेचवा कर क्या करिए? वसूलिए। ये खूब पूछा जाता है, संपत्ति दायी होगी कि व्यक्तिगत? तो सतर्क रहना है, आगे बताया जाएगा। अब देखिए आपका अवयस्क के बारे में तमाम बातें बताई गई, यानी कि लास्ट में अभी विवाह की संविदा बताई जाए भाई, आपका थोड़ा और देख लेंगे तब। एक बचा है विवाह की संविदा। अवयस्क के करार की प्रकृति बताई गई और कम से कम 10 नेचर केस सहित लिखिएगा मेंस में, लेकिन भूमिका कैसे बांधनी है वो भी मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़िए भाई, आपका धारा एक और अवयस्क पर भाई देखना है। देखिए आपका आईपीसी की धारा 491 को भी हमें कवर करना है। कौन सी धारा? कहीं ऐड कर लीजिए इसी में भाई।
नोट्स में है नहीं, कहीं लिख लीजिएगा। आईपीसी की धारा 491, इसमें देखिए क्या है, आपका खूब पूछा जाता है। एक क्वेश्चन भले बिहार ना पूछा हो, लेकिन चांस पूछने का रहता है। यूपी भी बना चुका है, एमपी भी, आपका उत्तराखंड भी बना चुका है। मॉडल पहले देखिए। सेवा की संविदा भंग करना किस धारा में अपराध है? तो वह अपराध है 491। आईपीसी की धारा में 491। फिर याद रखिए, सेवा की संविदा भंग करना, लिख लीजिए अलग से, सेवा की संविदा भंग करना किस सेक्शन में अपराध है? तो क्या बताएंगे? 491। पहला क्वेश्चन, 2-3 बता दिया जाए। दूसरा मॉडल बनता है कि संविदा भंग को आईपीसी की किस धारा में ऑफेंस या अपराध बनाया गया है? तो संविदा भंग आ जाए तो आईपीसी की कौन सी धारा मारेंगे? 491। तीसरा जो उत्तराखंड का मॉडल है, आईपीसी की किस धारा में केवल ओमिशन को, यानी कि केवल लोप को दंडनीय बनाया गया है? लोप लिख लीजिए अलग से, केवल ओमिशन, लोप, लोप का मतलब कि कोई कार्य न करना। तो चाहे संविदा भंग दे, सेवा की संविदा भंग दे, केवल लोप दे, सतर्क रहना है कि धारा में दंडनीय है 491। अब 491 में है क्या, ये समझा दिया जाए। देखिए इसमें आपका है क्या भाई, 491 में, अगर कोई व्यक्ति किसी अवयस्क के साथ करार किया है कि वह अवयस्क को आपका आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा, अभी हमने आवश्यक वस्तुएं बताई, क्या करेगा? आपूर्ति, और वह व्यक्ति आपूर्ति करता ही नहीं, करता ही नहीं मतलब एक्ट करता है कि ओमिशन, ओमिशन करता नहीं है, तो नहीं करना मतलब लोप और करना मतलब कार्य, तो वह आवश्यक वस्तुओं अवयस्क को देता ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन आईपीसी के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा कि धारा में? आप 491। तो आगे बताया जाएगा आपका। अब धारा 11 में देखिए आपका 2 पॉइंट और बचा है। एक इस हमने देखिए किस पर हम बताए, सेक्शन 11 कौन व्यक्ति संविदा के लिए सक्षम होगा, ये बताया गया। माइनर है तो उसका पूरा हमने लिस्ट आज बताया कि क्या प्रभाव होगा। 2 पॉइंट और है कि जो करार के पक्षकार हों तब सक्षम होंगे जब वह साउंड माइंड के हो, यानी कि स्वचित हो। यहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, पक्षकार स्वचित होना चाहिए तभी सक्षम होगा, सेक्शन 11। और साउंड माइंड क्या है, स्वचित्ता क्या है, या कब किसी व्यक्ति को स्वचित माना जाएगा, इसका निर्धारण कौन सी धारा करेगी? 12। तो स्वचित होना चाहिए 11, और स्वचित हैं कि नहीं इसका निर्धारण किस सेक्शन से? 12 से। भाई गलत हो एक शब्द पर अंतर आ जाएगा, अभी बताया जाएगा। 12 भी 11 तो निपट जाए। तीसरा देखिए भाई, अभी 11 में 1 पॉइंट और बचा है। संविदा के लिए वह कॉम्पिटेंट होगा जो किसी भारत में वर्तमान समय में लागू विधि के तहत निरर्हित या डिस्क्वालीफाई या अयोग्य न हो। तो जो दिवालिया होता है वह संविदा को करने के अयोग्य हमेशा माना जाता है। जो इंसॉल्वेंट होता है यानी कि दिवालिया होता है
वह संविदा करने के क्या माना जाता है? अयोग्य। अगर वह संविदा करता है तो वह सक्षम माना जाएगा कि अक्षम? अक्षम। दिवालिया देखिए एक लाइन लास्ट में बता दिया जाए, 11 तो ख़त्म हो, उसके बाद तो कल 12, 13, 14 ये सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है 10-10 मिनट का है। अब समय लगेगा आपका 15, 16, 17, 18, फिर तेज़ी से बढ़ेगी और जैसे ही 30 तक हुआ तो आपका 70% कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मेंस का निकल गया। यानी कि जैसे ही आप सेक्शन 30 तक पढ़ लेंगे तो मान कर चलिए कि जो ये 1 से 75 धाराएं दिख रही हैं, आप 60-65% का 70% सब प्रावधान क्या किए, निपटा दिए, क्योंकि 1 से 30 तक ही ज़्यादा है, उसके बाद तो छोटे छोटे प्रावधान हैं, कम समय लगता है भाई। यानी कि 2/3 समय 30 तक और 1/3 समय आपका 31 से 75 तक लगता है। फिर एक बार समझिए इसको भाई, दिवालिया के बारे में। दिवालिया कौन माना जाएगा? तो जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाए उसी को हम क्या मानेंगे, दिवालिया। जैसे विजय माल्या है, अगर वो चाहे तो भारत में आकर और न्यायालय में हाथ खड़ा कर दे ऊपर करके कि हजूर अब हम नहीं दे सकते, तो हम दिवालिया हो गए हैं, तो न तो संविदा कर सकता है, अब न आपका कह सकते हैं कोई संपत्ति उसकी बची। पूरी संपत्ति एक लिक्विडेटर नियुक्त होता है, परिसमापक उसके हाथ में आएगी और परिसमापक पूरी संपत्ति को कवर अपने अंडर में लेगा, नीलाम कराएगा, बेचेगा, और आपका जो जो लोग विजय माल्या को पैसा दिए होंगे पंजीरी जैसे क्या करेगा सबको। तो देखिए उसमें आपका अभी पूछा गया था मेंस में भाई, पंजीरी जैसे बंटवा दीजिए लास्ट में। देखिए आपका बहुत अच्छा पूछा गया था क्वेश्चन। सीपीसी की धारा 73 जो कभी नहीं पूछी जाती है, मैं फिर बता दूं भाई, सतर्क रहिए। जो कहीं कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना, वर्तमान समय में वही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, बिहार का, यूपी का, झारखंड का देख लीजिए, और ये कभी नहीं बनता था, और झारखंड जे में इसे मेंस में 10 नंबर का बना दिया कि आनुपातिक वितरण क्या है, इसको समझाइए। तो एक विजय माल्या पर उदाहरण बता दिया जाए, लेकिन प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या आनुपातिक वितरण का सिद्धांत नए लोग भी थोड़ा तैयार कर रहे हैं भाई धीरे धीरे। सीपीसी यानी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के किस सेक्शन में दिया गया है, 73। देखिए अब मान लीजिए कि विजय माल्या ने 500 रुपया लिया, जब बहुत हिसाब किताब में समस्या आएगी भाई, 500 रुपया उधार लिया हो, इसको 5 अरब भी बना सकते हैं, और आपका बना एक ए बैंक का लिया है, बी का, सी का और किसका, डी का। यानी कि आपका ए का मान लीजिए ले लिया आपका 100 ही रुपया बनाया जाए, इसका 50 रुपया, इसका 50, 3 ही बैंक बनाया जाए भाई, नहीं इसका आपका 250 बना दीजिए, इसका 125 और इसका 125, तब तो 500 होगा, 250 और 125 और कितना 125, तो 500 हो गया। 500 रुपया उधार लिया, अब ये अपने को दिवालिया घोषित करा दिया, तो जो इसके पास प्रॉपर्टी रहेगी वह कौन अपने हाथ में लेगा, लिक्विडेटर या परिसमापक या प्रशासक भी कहते हैं, प्रापक भी नियुक्त किया जाता है, लेकिन लीगल भाषा में लिक्विडेटर या परिसमापक कहा जाता है। परिसमापक विजय माल्या की संपत्ति को अपने हाथ में लेगा, नीलाम करवाएगा, बेचेगा, और बेचने के बाद पैसा थोड़ा लिया जाए, जो पूरी संपत्ति उसकी बेची गई वह आपका केवल और केवल 250 रुपये की आई। यानी कि उधार लिया है 500 और संपत्ति बेचने पर आया कितना, 250।
तो अब 250 में ये जो 3 बैंक हैं इनमें पैसा बांटा जाएगा, आनुपातिक वितरण होगा, यानी कि जो ज़्यादा उधार दिया है थोड़ा ज़्यादा पाएगा और जो कम दिया है क्या पाएगा, कम। अब आप कहेंगे कि 250 का क्या होगा, तो 250 डूब जाएगा। बैंकों का क्या होगा, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी सब लेकर क्या हुए हैं, भारत से फरार हो जाते हैं और फरार हो गए हैं। चाहे कांग्रेस का काल हो या मोदी का काल हो, कोई रोक नहीं पा रहा है। कोई चीन भाग गया तो कोई इंग्लैंड भाग गया तो कोई जर्मनी भाग गया, सब भाग गए हैं भाई। सब क्या किए हैं, भागे हैं। तो अब क्या होगा, होगा क्या, कुछ नहीं, बैंकों का नुकसान जाएगा भाई। तो ऐसी दशा में बंटवारा कर दीजिए 250 में, तो चूँकि ये आधा धन दिया है तो इनको बैंक को 125 मिलेगा, इनको 75 नहीं, इनका आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 62 रुपया 50 पैसा, और इनको भी 62 रुपया क्या 50 पैसा, यानी कि बना दिए भाई 62 रुपया 50 पैसा, और इनको भी 62 रुपया क्या 50 पैसा। अब आप कहेंगे कि इसका 125 डूब गया, इसका भी 62 रुपया 50 पैसा डूब गया, इसका भी तो डूब गया, तो डूब गया, अब क्या। तो इसके लिए अब क्या करेंगे भाई, अब मरता क्या नहीं, यानी कि भागते भूत की लंगोटी भली, वो भी नहीं मिलेगा, बेच ओच कर क्या हो जाएगा, फरार। तो इसीलिए बड़े लोग, मैं बता दूं, लोन ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि लोन लिए रहेंगे तभी तो बैंकों को धमकाएंगे और देश छोड़कर क्या हो जाएंगे। ये सही बात है कि बड़े लोग अरबों लिए हैं, करोड़ों लिए, बैंक कभी पूछता नहीं, और आप जाइए तो लोन ही नहीं देगा। 10 नियम बता देंगे और उन लोगों को लेकर केबिन में बैठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, क्योंकि कमीशन ज़्यादा मिलेगा। आप 2-4 हज़ार देंगे, वो लाखों दे देंगे। तो भाई रेस्ट ले लीजिए तब आप। हाँ भाई, आपका आज मंगलवार है ना, बृहस्पतिवार तक लेक्चर चलेगा कांटेक्ट में, शुक्रवार शनिवार लिखवाया जाएगा लगातार। तो शुक्रवार शनिवार को लगातार लिखवाया जाएगा 2 दिन कांटेक्ट, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आपका टाट में तो अभी ज़्यादा हुआ नहीं, तो टाट का 2-3 दिन लेक्चर दिया जाए। मेंस के लिए भाई लगातार 2 दिन लिखवाया जाएगा, बता दिया जाए पहले ही, शुक्रवार और शनिवार को। इधर लेक्चर 2-4 धारा और 2 दिन में आपका, हमें लगता है कि 16-17 तक हो जाएगा। तो रेस्ट ले लीजिए तब आपका टाट चलेगा भाई। ये नोट्स भाई केवल प्री के लिए दिया गया है, बता दिया जाए, ये नहीं कि मेंस के लिए पूरी तरह